नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। किसान आंदोलन के 35वें दिन सरकार और किसान नेता एक बार फिर संवाद के लिए सामने आए हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच ये 7वें दौर की बातचीत है। लेकिन आज की बैठक में एक दिलचस्प तस्वीर दिखी। किसानों के लिए लंगर से खाना आया तो प्लेट उठाकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल भी कतार में लग गए। लाइन पे लग के उन्होंने भी खाना खाया। किसान नेताओं और मंत्रियों के साथ में उन्होंने लंच किया। लेकिन इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सीधा संदेश दिया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, आखिरी दम तक खड़ी रहेगी। अगर किसी मुद्दे पर विवाद है तो सरकार संशोधन के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी संदेश साफ था कि कानून वापस तो नहीं होगा लेकिन सेटलमेंट हो सकती है। राहुल गांधी पर सीधा प्रहार करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए खेती के बारे में राहुल गांधी से बहुत ज्यादा जानता हूं। लेकिन देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब आंदोलन का अंत हो जाएगा? क्या इस साल का विवाद इसी साल निपट जाएगा? यही है आज की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा। 2020 में आंदोलन का अंत, क्योंकि देश यही देखना चाहता है कि 2021 की शुरुआत शानदार हो और जानदार हो, जिसमें किसान भी खुश हो, देशवासी भी खुश हो। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें। किसान आंदोलन के 35वें दिन किसान नेता और सरकार फिर एक बार बातचीत की टेबल पर आए। बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था, जिसे किसानों ने स्वीकार किया। 40 अलग अलग किसान संगठनों के नेता बातचीत के लिए आगे आए। किसानों के लिए लंगर से खाना आया तो प्लेट उठाकर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी कतार में लग गए। किसान नेताओं और मंत्रियों का लंच साथ में हुआ। हम तो कह रहे हैं अपने कदम तो पीछे हम हटा लेंगे, सरकार तो वहाँ के वहीं कदम रख रही। सरकार का तो अंगद का पैर होगा। हालांकि बातचीत से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ ने किसानों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों पर नाराजगी जताई और साथ ही साथ विपक्ष को आईना भी दिखा दिया। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूँ ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूँ। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। किसान नेताओं के साथ बैठक के बीच ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, किसानों के संग मोदी सरकार हरदम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कृषि कानून को लेकर इतना भ्रम कैसे फैल गया और क्यों सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों को भड़काने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2020 में आंदोलन का अंत। और इस समय की बड़ी खबर यही है कि किसान सरकार की बैठक इस समय जारी है। करीब 5 घंटे से यह बैठक जारी है। सरकार अपने रुख पर कायम है। आज मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर को छका। कृषि सुधार वापस नहीं होंगे। एमएसपी लिखित देने को तैयार है सरकार। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने को सरकार तैयार हो गई है और सरकार हर हाल में चाहती है कि अब आंदोलन ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जो भी डिमांडें थी वास्तविक किसानों की वो मान ली गई हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कैंसिल कराने की बात है कि कानून वापस लिए जाए, वो नहीं होने जा रहा। ये नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं, अमित शाह भी साफ कर चुके हैं, राजनाथ सिंह भी साफ कर चुके हैं, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर भी बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं कि कानून वापस होने नहीं जा रहा।
आप देखिए, जैसे सीए के टाइम था कि काफी हंगामा मचा लेकिन कानून वापस नहीं हुआ, 3 तलाक के टाइम था कानून वापस नहीं हुआ, 370 पर तो पूरा एक तंत्र लगा, चाइना से लेकर पाकिस्तान तक लगे लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। तो एमएसपी पे भी, यानी कुल मिलाकर ये जो कृषि सुधार कानून है ये देश के भले के लिए है, ये कानून वापस नहीं होगा और अराजकता भी नहीं चलेगी। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के सांसद, लोकप्रिय प्रवक्ता। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, संघ के जानकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ सुनील चोपड़ा हैं, वरिष्ठ नेता, सीपीएम के। अखिलेश प्रताप सिंह है, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अखिलेश जी, इस समय की जो बड़ी खबर है वो यही है कि सरकार ने मन बना लिया कि कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन एमएसपी पे वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है और सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि अब आंदोलन यहां पर समाप्त हो जाए, किसानों की बातें मान ली गई हैं। देखिए, सारा दारोमदार सरकार के ऊपर ही है और सरकार को अपना अहंकार और जो दम्भ है वो त्याग के किसानों से सहानुभूतिपूर्वक बात करनी चाहिए। और ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं ना, जो पहले से धारणा बना रखे हैं, वो धारणा त्यागनी होगी। अभी मैं सुन रहा था आपके पहले जो प्रोमो आपका दूसरे एंकर रिपोर्ट कर रहे थे, स्टोरी जो थी उसमें बार बार कहा था, मोदी जी भी कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि सवाल ये है कि किसानों में भ्रम कैसे हो गया। ये पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा सरकार को, मोदी जी को, और वो जो आपको कहने से बुरा लगता है उनको भी। तो ये भ्रम बदलना होगा। भ्रम नहीं है कोई, ये सत्य है। इससे नुकसान है किसानों का। किसान दिन भर जो पुश्तैनी खेती करता है उसको अपने भले का जानकारी नहीं है, उसे आप भ्रम कहेंगे। तो जब भ्रम आप ही कहेंगे, सरकार कहेगी, तो कैसे उसका निराकरण करेंगे। और हम शुरू से करें, आपके चैनल पे 10 बार कहा मैंने। अखिलेश जी, आज राजनाथ सिंह ने एक साक्षात्कार दिया है, एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि किसानी के बारे में राहुल गांधी तो मुझे ना बताएं, मैं तो किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं, मुझे तो उनसे ज्यादा ही पता है। बहुत से और लोग बीजेपी के प्रवक्ता भी लगातार और मंत्री भी हमला कर रहे हैं कि विदेश में बैठकर वो किसानों की चिंता कर रहे हैं, इटली के मिलान में। आप अपना कैंपेन कर लें तो मैं बोलूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको कैंपेन लगता है? नहीं, मैं जैसे बोल रहा था आप नाराज हो जाते हैं इसी बात के ऊपर। इटली के मिलान में तो है राहुल गांधी, कहीं और थोड़ी है। अगर हरिद्वार में होते मैं हरिद्वार का नाम लेता, जहां है राहुल गांधी वही का नाम लूंगा ना। मोदी जी कहां, आप सुन लीजिए, मोदी जी कहां हैं? दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पे। कहां दिखते हैं? कहीं दिखते हैं टीवी के अलावा? कुछ करते और दिखते हैं फोटो खींचने के अलावा? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? लेकिन आप लोग मानते हैं, ये आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोग जानते हैं कि वही देश का नेता है। तो आपने मेरे कार्यक्रम में कह दिया था कि असली प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी है। कल तो आपने प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दी थी, आपने बोला था असली प्रधानमंत्री तो राहुल जी। अभी भी कह रहा हूं, सत्ता में भले बैठे होंगे मोदी जी, दिलों में राज राहुल गांधी करते हैं। समझे आप? सुनिए, मुद्दे पे आइए, इधर उधर ना जाया करिए। बात दरअसल में ये है कि मैं 5-6 बार फिर वही, इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे बोलने लगेंगे आप फुदुक आएंगे। अरे भाई, जितना बोलना है एक बार बोल लीजिए आप। डिस्टर्बिंग एलिमेंट इसी को बोलते हैं। देखिए, बात दरअसल में ये है कि हम 5-6 बार आपके साथ बहस कर चुके हैं पिछले 30-35 दिनों में, और ये कहा जा चुका है कि बहुत से मुद्दों पे सरकार भी मानती है कि हाँ, ये परिवर्तन होना चाहिए। और पर वो सरकार ने किसान नेताओं को लिखित में भी दिया कि हाँ, हम इस पे बदलने को तैयार हैं। मैं यही तो बार बार कहता हूं कि अगर सरकार ये मानती है, जो सत्य है, तो सरकार को तुरंत ऑर्डिनेंस ला देना चाहिए। ऑर्डिनेंस ला के, कैबिनेट डिसीजन करके ऑर्डिनेंस ला करके किसानों में एक भरोसा जगाना चाहिए। ये सरकार अभी तक क्यों नहीं की, आश्चर्यचकित लगता है। सिर्फ बातचीत करने के लिए बातचीत करते रहना कोई लाभप्रद नहीं होगा। आज भी अगर बातचीत हो रही है और सरकार ये मानती है कि ये सब चीजें हैं, तो इनको बिल की शक्ल में देना होगा, रिटर्न में नहीं। कारोबारियों के लिए तो हर चीज पॉइंट वाइज बिल में, और किसानों के लिए जुबानी ये नहीं चलेगा, क्योंकि कानून के अदालत में जुबानी या आश्वासन नहीं चलता। ये बताइए, आपको एक्ट में लाना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास जो जानकारी है, मैंने तो वो जानकारी दी, एमएसपी के बारे में लिखित देने को तैयार है सरकार। अब नहीं तो लिखित क्यों देने को तैयार है भाई? अमेंडमेंट कर दे, अध्यादेश ला दे, लिखित क्या लीगल। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं, बीजेपी सांसद का रुख करता हूं। पास करके ऑर्डिनेंस ला दे तो किसानों में एक भरोसा जगेगा। अखिलेश जी, आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु त्रिवेदी,
आज राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के लिए बोला कि वो मुझे किसानी के बारे में ना समझाए, मैं किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं। अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी ने बोला, और ये लगातार कल से बोल रहे हैं, कल आपके सहयोगी डॉक्टर पात्रा थे हमारे साथ, आज अखिलेश जी कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी असली प्रधानमंत्री। आज तो इन्होंने लाइन को और आगे बढ़ा दिया, आज कहा गया कि दिलों में राज तो राहुल गांधी करते हैं लेकिन सत्ता में नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, जो अभी कहा अखिलेश जी ने, अरे मैं तो ईमानदारी से कहूंगा, दिल की और जनता के दिल में तो छोड़िए, कांग्रेसियों के दिल में क्या राहुल गांधी राज करते हैं? अगर आप कांग्रेस के अंतःपुर से निकले पत्रों की अंतर्गाथाओं के ऊपर थोड़ी अंतर्दृष्टि डाल लेते अखिलेश जी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। खैर, आज विषय राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि वो वीर तुम डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो कहते हुए उड़ के मिलान चले गए हैं। आज का विषय है किसान के ऊपर। देखिए, मैं किसान के बारे में ये कहना चाहता हूं, जो अखिलेश जी ने कहा उन्हीं को याद दिलाता हूं। आपकी पार्टी 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी। क्या कहा था? देश के 2/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। इसलिए जब हम विचार करेंगे किसानों के बारे में, तो यह ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा है कि वह किसान जो इतने सक्षम, संपन्न और समृद्ध हैं कि 6 महीने का राशन लेके आए हैं, हम उनके बारे में भी ईमानदारी से विचार करेंगे तो उस किसान के बारे में भी जिसको बकौल आपकी सरकार 2 जून की रोटी 2/3 किसानों को नहीं मिलती है, जिसका पेट और पीठ मिलकर एक हो जाती है, जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तेलंगाना में, विदर्भ महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां कर्नाटक मध्य प्रदेश छोड़कर संयोग से अन्य सब जगह विपक्ष की सरकारें हैं, जहां किसान के सर्वाधिक आत्महत्या करने का आंकड़े, उन पर भी थोड़ा गंभीरता से विचार करिए। 7 महीने हो गए हैं इसको लागू किए हुए, वहां के किसानों को लाभ हो रहा है, वहां के किसानों को कोई आंदोलन क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्यों नहीं ऐसा समझ में आ रहा? अरे भाई सोचिए, जिसके पास 1 एकड़ नहीं, अभी जिस महाराष्ट्र के किसान की बात थी, जहां विपक्ष की सरकार है, वहां के किसान ने क्या कहा? मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अब इस आंदोलन ने थोड़ा उग्र रूप ले लिया, या फिर कहीं आंदोलन ने नहीं, इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने उग्र रूप ले लिया है। पंजाब में जिस तरह का घटना हुई, कितने सारे टावर तोड़े गए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्या 2020 में इसका अंत हो जाएगा? डॉक्टर त्रिवेदी, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार में आप है। विषय था एमएसपी, अमीश, विषय था एमएसपी, तैयार है। उसके बाद उसमें जोड़ दिया गया पराली के केसेस, चलो उस पर भी तैयार है, उसका एमएसपी से कोई संबंध नहीं, पर किसान से संबंध तो है। पर ये बताइए, भारत के सारे टोल प्लाजा जो है वो कर दिए जाएंगे, इसका क्या मतलब है भाई? टावर उखाड़ दिए जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आया। अरे भाई, नेस्ले और पेप्सी कंपनियों के आपने गोडाउन पर तो अटैक नहीं किया, वो विदेशी कंपनियां हैं, राजीव गांधी जी के जमाने से काम कर रही हैं। तो ये क्या है कि हम टोल प्लाजा खाली करवा देंगे, हम टावर उखाड़ देंगे, इसका एमएसपी के साथ क्या संबंध है? कृपया अखिलेश जी बताने का प्रयास करें, अन्यथा क्या यह ऐसा आशंका और संदेह नहीं पैदा करता है कुछ अराजक तत्व इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही जैसे किसान की लहराती फसल को देखकर कुछ लालची और आवारा पशु, इसे मैं जवाब दिया जाए, प्रतीक में कह रहा हूं, वो आने की कोशिश करते हैं और फसल को चरने का प्रयास करते हैं। जवाब जी अखिलेश, देखिए अमीश जी, जिस दिन से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उस दिन से किसानों के इस आंदोलन को बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री बदनाम करने के फिराक में लगे हैं। तरह तरह के नामकरणों से भी नवाजते हैं, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, नक्सलाइट है, फला ढमाका है, और कोई ताज्जुब नहीं, जांच होनी चाहिए। ये शरारती तत्व जो है ना, ये साजिश भी हो सकती है, किसकी हो सकती है, क्योंकि अभी साजिश करता आज भी एक कौन गुर्जर था जो गोली चलाने वालों को बीजेपी ज्वाइन किया है दिल्ली में। शाहीन बाग का एक जो बहुत बड़ा जो वॉलंटियर था, वो भी बाद में बीजेपी ज्वाइन किया। तो ये साजिश हो सकती है किसानों को बदनाम करने के लिए। कौन कर रहा है, ये देखने समझने की बात है। मैं कल भी कहा था, फिर आज कह रहा हूं, इस देश के जितने भी कारोबारी हैं, उनको भी इस देश की जरूरत है, वो भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय पूज्य हैं। लेकिन उन सबको ये समझना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र ही ये मार्केट है जो जिससे उनको भी सबसे अर्निंग होती है, और ये सेक्टर अगर मजबूत नहीं रहेगा, टूटेगा, तो देश की इकोनॉमी टूटेगी। जब दुनिया की इकोनॉमी डूब रही थी, तो ग्रामीण क्षेत्र के हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बनाए रखा था, और यहाँ के बिजनेसमैन की आय को बनाए रखा था। तो ये जो सेठ लोग हैं ना, जो सेठ लोग हैं, अडानी जी, मोदी, अंबानी जी, इन लोगों किसानों के पक्ष में खुलेआम समर्थन की बात करनी चाहिए आज।
मतलब ये तो कमाल हो गया। ये तो आप धमका रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि इनको अगर ये सड़क पर नहीं उतरेंगे तो फिर तोड़फोड़ होगी। ये कौन कहा भाई? आप यही तो कहने का तात्पर्य है कि इनका समर्थन करना पड़ेगा, इनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। आपने यही बोला ना कि इन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना अंजाम देख ले। फिर यही बात है, यही बात नहीं है, यही बात बोली है आपने। यही आपके दिल में जो बात मेरे दिल में नहीं है, आपके जो दिल पर है वो जुबान पे आ गया। जो आप करवाना चाहते हैं अराजकता, वो आपकी जुबान पे आ गई। चलो रिवाइंड करके देख लो। रिवाइंड नहीं, मैं रिवाइंड फॉरवर्ड पॉज करके सब देख लूंगा। जो आपने बोला वो बदलेगा नहीं अखिलेश, बोलता हूँ कि वो बदलेगा नहीं अखिलेश जो ना। ये मोदी जी और गोदी जी भी जो ना, आपको मुझे तो समझ में नहीं आता आपको मोदी से इतना क्यों प्यार है और गोदी से किसकी प्यार है? जिसकी गोदी से प्यार है उसकी गोदी में बैठ जाइए आप लोग। बस जिसकी गोदी में प्यार है आपको उसकी गोदी में बैठ जाइए। नहीं तो उन पत्रकारों को गोद ले लीजिए जो आपकी बात सुन करते हो। जिम्मेदारी आपको निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद ही नहीं आती। आपको इमरजेंसी का दौर चाहिए, आपको इमरजेंसी का दौर चाहिए जब कसीदे पड़े जाए। आप भी नहीं शुरू करा ना ये फिर दोबारा। अखिलेश जी आपको मैं आपकी बात रखने के लिए पूरा मंच दे रहा हूं, लेकिन आपकी तकलीफ मोदी गोदी मोदी गोदी मोदी गोदी। आप कन्वेंसिंग कर लें, आप अपनी कन्वेंसिंग कर लें, फिर मैं आपकी कन्वेंसिंग तो काम कर नहीं रही है। कई चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं, कन्वेंसिंग तो आपकी काम नहीं कर रही है। यूपी में करी होगी आपने भी कन्वेंसिंग इस बारी जो बाई इलेक्शन था, क्या नतीजा रहा आपका? आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं। आपने भी अखिलेश जी आप भी बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, आपने भी कन्वेंसिंग तो करी होगी। यूपी में कितनी सीटें आई हैं? एकदम। कितना वोट शेयर रहा है? अरे आज आया ना मोदी जी, बीजेपी 300 सीटें। इसके पहले कितने वोट हुआ करते थे? जब अटल जी को नेता देश मानता था, हम लोग भी मानते थे, तो अटल जी के पास क्या एमपी थे? ये जो लॉजिक आप लोग देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करिए। हाँ बिल्कुल, दिमाग तो सारा आप ही लगा रहे हैं। मुद्दा क्या है वो महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैंने तो मुद्दे की बात को पकड़ा। अभी आपने जो वक्तव्य दिया मैंने तो उसी को पकड़ा। आपने बोला कि ये लोग किसानों को अपना समर्थन दे, नहीं तो यही सब थे ना आपके। एकदम देना चाहिए, नहीं तो क्या माने, नहीं तो क्या देना चाहिए। हर कोई सुधांशु त्रिवेदी का मैंने सुधांशु त्रिवेदी अब मैं अखिलेश जी को जवाब दूसरे से है। एक मिनट अखिलेश जी को जवाब देना चाहता हूं। मैं अखिलेश जी को जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व घुस गए हैं जिन्होंने टावर तोड़ने और प्लाजा को, टोल प्लाजाओं को खोलने का काम किया है। तो मान्यवर, पंजाब में आपकी सरकार है, शरारती तत्वों को एक्सपोज कर दीजिए, उठा के बंद कर दीजिए, चार्जशीट दाखिल कर दीजिए, अन्यथा क्या कार्रवाई की है? और यह शरारती तत्व, तथाकथित शरारती तत्व पंजाब में ही क्यों कर पा रहे हैं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इवन जहां आपकी अन्य सरकारें, और जो आप अंबानी अडानी ये सब बोलते हैं, मैं पूरी विनम्रता से कहूं, सारे दर्शकों जाके चेक करिए, एक्सक्लूसिव पॉलिएस्टर रियान बनाने का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस किसने दिया? रिलायंस को कांग्रेस ने दिया। 1980 में नुस्ली वाडिया और वो जब बॉम्बे डाइंग का कपड़ा अच्छा होता था, विमल को कॉन्ट्रैक्ट किससे मिला? इनसे मिला। याद करिए, जिस जमाने में एलएनटी कंपनी के शेयर नीचे आ गए जब यूपीसी की सरकार आई, और जैसे ही राजीव गांधी ऊपर आए, धड़ से शेयर ऊपर उठ गए थे। ये बताइए, ये आप तो ऐसे बोलते हैं अंबानी अडानी 2014 से पहले तो जैसे रेडियो पट्टी लगाने वाले थे। अरे भैया, ये बड़े आदमी आपके जमाने में बने। और राडिया टेप पे किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी दुकान है? भाई, राडिया टेप में कौन कौन कारपोरेट हाउसेस बड़े बड़े ये तय करते थे कि सरकार में कौन मंत्रिमंडल में मंत्री बनेगा? ये सब सार्वजनिक उसमें है। इसलिए जब आप ये बोलते हैं कि साहब ये उद्योगपति, और बताइए दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य का की कंपनी नेस्ले कौन लाया? पंजाब में कांग्रेस। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पेप्सी कौन लाया? कांग्रेस। और खोल दिया पूरी अर्थव्यवस्था। मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, आगे के दरवाजे खोले, पीछे के दरवाजे खोले, खिड़की खोली, रोशनदान खोले, सब। अच्छा, संगीत रागी भी कुछ कहना चाहते हैं। अखिलेश जी बोल ले, फिर प्रोफेसर रागी और सीपीएम के वरिष्ठ नेता भी वेट कर रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए आप अपनी बात। अखिलेश जी, अमीश जी, बार बार बीजेपी के नेता सुधांशु जी ये कहते हैं कि पंजाब में कौन लाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंबानी को, अडानी को? अरे भाई, अडानी अंबानी नहीं है ना सर। नहीं, बात सुन लीजिए, बात सुनिए। ना नेस्ले और पेप्सी, अरे बात सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अरे बड़ी खबर, किसान और सरकार की बैठक खत्म हो गई है। करीब 5 घंटे से ज्यादा चली है ये बैठक।
सरकार अपने रुख पर कायम है और एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। कृषि सुधार वापस नहीं होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री और रेलवे मंत्री हैं, उन दोनों ने भी स्पष्ट कहा है कि कानून तो वापस होने नहीं जा रहा। यानी 2020 में क्या इस आंदोलन का अंत होगा, यह देखने वाली बात होगी। इसका क्या नतीजा निकल के आया है अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ देर में आ जाएगी ये जानकारी। लेकिन ये 5 घंटे की करीब बैठक चली। अगली बैठक की डेट भी आ गई है, 4 जनवरी को अगली बैठक होगी। किसान सरकार की बैठक खत्म, यानी ये 2020 में नहीं खत्म हो रहा। कुल मिलाकर 4 जनवरी को अब अगली बैठक होगी, यानी सकारात्मक हुई है बैठक, ऐसा संकेत हम मान सकते हैं। अखिलेश जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए, जो बार बार ये कहते हैं कि उद्योगपतियों को कृषि क्षेत्र में पंजाब में बुलाया, यहाँ बुलाया, वहां बुलाया, बुलाना चाहिए, बुलाया, आगे आप भी बुलाइए, सबको बुलाना चाहिए। लेकिन किसी किसान को आपत्ति नहीं हुई थी, किसान सड़क पे नहीं आया था, किसानों को उनसे लाभ हुआ था। आप भी बुलाइए, लेकिन लाभ किसानों को मिले, ठीक है, लाभ कारोबारियों को ना मिले। एमएसपी लागू कारोबारी तो नुकसान करने के लिए काम करे, ऐसा भी नहीं होता ना अखिलेश जी। दोनों, वही तो मैं कह रहा हूं, दोनों को लाभ मिले। ठीक है, आपने अच्छा पॉइंट रखा अखिलेश जी, अब आपने अच्छा पॉइंट रखा। अब मुझे प्रोफेसर रागी के पास जाने दीजिए और सीपीएम के नेता साहब भी वेट कर रहे हैं। ही इज इन वेटिंग लाइन फ्रॉम लास्ट 18 मिनट्स। संगीत रागी, राहुल गांधी असली प्रधानमंत्री हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असली दिलों में बसे हुए राहुल गांधी हैं। लेकिन उसके साथ साथ कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ हो रहा है, सड़क पर भी और आंदोलन में भी और डिबेट में भी आपने देखा, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार की ये बड़ी नाकामी है? देखिए, मैं पहली बात राहुल गांधी जी से शुरू करूंगा। पहली बार मैं अखिलेश जी की बातों से सहमत हूं। आप लोग बहुत राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, बोलिए, एक बात से और सहमत होइए, हमारे रोज डिस्कशन करना चाहिए। एक मिनट सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। 20 मिनट बाद आ रहे हैं, ये भी 1 मिनट बोलने मेरा निवेदन करिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और सहमत इसलिए हूँ क्योंकि राहुल गांधी कभी भी कोई बात गंभीर आज तक मैंने करते हुए उनको कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी एक सांसद हैं, और सांसद इस देश में कितने सारे सांसद हैं, दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला लीजिए अभी वर्तमान में। आप लोग इतनी क्यों तवज्जो देते हैं? वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है। ये आप प्रमाणित करते हैं कि वाकई गांधी परिवार ही कांग्रेस है, गांधी के परिवार के इतर नहीं है। और जब परिवार की पार्टी होती है तो न लोग, उसके मानने वाले लोग न लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता यदि परिवार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करके ये बताते हैं कि उनका राज है, हमारे दिलों में राज है, तो वो गलत बेचारे क्या कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं। रही बात किसान आंदोलन की, देखिए राहुल गांधी का आप जरा भाषण सुनिए, क्या कहते हैं, जो सुधांशु जी ने रेखांकित किया, जय जवान जय किसान, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। उन्होंने कहा किसान आंदोलन नहीं वापस होगा, जैसे लग रहा हो वही चला रहे हो। देखिए क्यों किसान, यदि यह किसानों का आंदोलन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक के बाद बयान दे रहे हैं, पीयूष गोयल भी उनके साथ में, आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है,
उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही तो अच्छे माहौल में बातचीत हुई। 4 में से 2 मांगे लगभग मान ली गई हैं। अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले सुनीत चोपड़ा साहब आपके पास आता हूं। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है किसान यूनियन के साथ में। कृषि मंत्री का बयान आ रहा है, उन्होंने बोला 4 में से 2 मांगे हमने मान ली हैं और 2 मांगों पर विचार कर रहे हैं और खुले मन से विचार कर रहे हैं हम। क्या आपको लगता है कि अब यहां से आंदोलन का अंत होगा? 4 जनवरी को अगली बैठक है। मैं तो कहता हूं बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश की सरकार को समझ आ गई है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप किसान को बर्बाद करेंगे तो ये देश टूट जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि कम से कम ये तो हुआ 35 टूट जाएगा बाद। दूसरी, क्यों नहीं, किसान जो है देश टूट जाएगा, देश की रीढ़ की हड्डी है। ये क्यों बोला आपने देश टूट जाएगा? किसान रीढ़ की हड्डी है, उनकी बातों को मानना चाहिए। अगर किसी की नावाजिब बात मांग को नहीं मानेंगे तो देश टूट जाएगा। इतना बड़ा बयान दे दिया आपने। देश टूट के कितने भाग में बढ़ जाएगा? नावाजिब बात नहीं है, ये सरकार को समझ आ गई है। पिछले 7 महीने से ये कानून है, पिछले 6 महीने से ये कानून है। खुशी आप है क्या ये क्या बात हो रही है? एक पार्टी कह रही है कि देखिए अगर कॉर्पोरेट साथ नहीं आएंगे तो उनका हश्र क्या होगा। आप कह रहे हैं कि अगर बात नहीं मानेंगे तो देश टूट जाएगा। ये तो जेएनयू में जो नारा लगाते थे आप लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसी की बात नहीं रख रहे हैं। एक रहेगा नहीं सर, ये मुल्क नहीं टूटेगा। भारत एक है और एक ही रहेगा। कर रहे हैं और शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म उसको आनी चाहिए जो कह रहे हैं कि भारत टूट जाएगा। शर्म उसको आनी चाहिए जो भारत टूट जाएगा। जो मां भारती को तोड़ने की बात करता है, शर्म उसको आनी चाहिए। ये देश को किसान ने एक रखा है, आप तो तोड़ ही रहे हैं। इस देश के हर जनमानुस ने एक रखा है। किसान, जवान, विज्ञान, अभी आपने बकवास उद्योगपति, उद्योग, इन सब ने एक रखा हुआ है। नहीं की थी। देखिए मैं आपकी भाषा के स्तर पे नहीं उतर सकता। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप किस भी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी भाषा पे नहीं उतर सकता। लेकिन मेरी घोर आपत्ति है, आपने बोला ये देश टूट जाएगा, ये देश टूट जाएगा। इससे मतलब क्या है? आप लोग किस एजेंडे पे? चाइना के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं आप लोग? आपने उछाला है मामले को, आपने बोला है। पाकिस्तान का काम कर अमीश देवगन ने नहीं बोला, अखिलेश प्रताप सिंह ने नहीं बोला, आपने बोला है। चोपड़ा जी कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया भी है।
इस पैनल में एक आदमी इस बात का विरोध करेगा, भारत टूट जाएगा। कपिल गुर्जर का नाम भी लिया गया है। कपिल गुर्जर कौन है? कपिल गुर्जर गया, कपिल गुर्जर गया कहीं और। कपिल गुर्जर का इस बहस से क्या लेना देना है? कपिल गुर्जर को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने बोला भारत टूट जाएगा, बीजेपी I object to it and you are standing by it. खुल गया। No sir, this is not done. पड़ा, सबको मालूम है। तो I have a big objection on this. काम बंद करो। नहीं सर, झूठ बोलने के काम बंद करो। और अब मैं इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवा दी इस मुल्क के लिए। झूठ बोल रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपनी जान गंवा दी इस मुल्क के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मुल्क को एक किया। आप कह रहे मुल्क टूट जाएगा? 370 हटाया गया इस देश को एक रखने के लिए। आप कह रहे हैं देश टूट जाएगा? कि कैसे विचारधारा है? किसान आंदोलन के नेता थे। ये आप ही लोगों ने हाईजैक करा किसानों का आंदोलन, जो वहां पे नारे लगवाते हैं लेफ्ट के झंडे के नीचे, हाय हाय मोदी मर्दा तू। आप ही लोगों ने हाईजैक करा है। तो आप देश को आप ही लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसको, मूवमेंट को पूरी। आप किसान पे हमला करेंगे तो आप देश को नहीं बचा पाएंगे। संगीत रागी और सुधांशु त्रिवेदी रिएक्शन देन अनुराग गुदरिया। ओके होल्ड ऑन संगीत रागी, रिस्पॉन्ड टू दिस। मुझे खुशी है लेफ्ट के ऑफिशियल प्रवक्ता नेता है और मैं बेहद खुश हूं उससे। पोलित ब्यूरो के वो ये बात कह रहे हैं। अमीश जी, संगीत रागी। अमीश जी दरअसल ये जो काम 1947 से अब तक काम कर रहे थे, बहुत दिनों तक चाइना के सहारे काम किया, दशकों तक सोवियत यूनियन को अपने साथ लेकर के भारत को तोड़ने की कोशिश। ये जो वामपंथ है ना, उनकी जो मन की बात है वो निकल गई है। अब वो एक्सपोज हो गए, आप उनको खींच रहे हैं लगातार। बुजुर्गियत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उनके मन की बात निकल गई है। देश का नौजवान, देश का हर युवक जो है वो इस देश के लिए है। वामपंथी बेशक टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहें, देश तो अब तेजी से चल पड़ा है, तो उसकी तो चिंता नहीं है। रही बात किसानों की, एक चीज आप देखिएगा कि इसमें ये मैंने पहला, मेरे वक्तव्य खत्म नहीं हुआ था, किसान का आंदोलन किसान के हित में सिर्फ यदि होता, पब्लिक रिएक्ट कर रही है, समाधान निकल गया होता। श्रेयांश ने लिखा, लेकिन जब वामपंथी लोग, मीरा चंद्रा ने लिखा कि देश टूटेगा नहीं, इंडिया इज वन। आर पार के हैशटैग के साथ लिख के भेजिए इंडिया इज वन, और इंडिया डिवाइड नहीं होगा। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो संगीत रागी जी ने कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये जिसे कहते हैं ना कि गाहे बगाहे दिल की आरजू मुंह पे आ जाती है, तो वामपंथियों का बहुत सोचा हुआ है। देखिए, मैं एक कहावत कह रहा हूं, इसको शब्दशः मत लीजिएगा। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो कहीं ना कहीं, अरे आप में तो संख्या तक है। वामपंथियों की तो फिलॉसफी है कि इस देश में 22 टुकड़े होने चाहिए, 22 की संख्या है। तो आपके दिल में कभी ना कभी उभर के आई जाती है, क्या करें? किसान का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, फलाना मुद्दा हो, दिमाग का मुद्दा हो। वो जो संगीत रागी जी ने कहा, सन 47 से एजेंडा लेके चल रहे हैं कि देश को 22 टुकड़ों में काटना है। तो किसी ने सुनी चोपड़ा कुछ बोल रहे हैं, सुनी चोपड़ा का ऑडियो खोलिए, कुछ बोल रहे हैं वो। और मजेदार बात यह है कि देश को तोड़ते आज आपको हाथ जोड़ के किसान से मिलना पड़ा। आज आपको हाथ जोड़ के किसान से मिलना पड़ा। सुनिए, लेफ्ट पार्टी वाले किसान के बारे में बोल रहे हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी राज्य सरकार में पुलिस के द्वारा नहीं, अपनी पार्टी के कैडर के द्वारा, हथियारबंद कैडर के द्वारा किसी औद्योगिक घराने के पक्ष में जाकर जमीन खाली करवाई है, गोलियां चलवाई है। तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने पश्चिम बंगाल में सिंदूर और नंदीग्राम में 2007 में ये किया। और यारो ममता बनर्जी का है, एमपी हमको नहीं, ममता दीदी को जाके जवाब दीजिएगा। केस फेस कर रही है। अच्छा, ये बताइए, भोपाल की पूरा बंगाल और चोपड़ा एक सेकंड, सुधांशु चोपड़ा जी वरिष्ठ है उनकी। चोपड़ा जी, क्या आपके मुंह से ये गलती से निकल गया था कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे? मैंने नहीं कहा भारत के आपने कहा ये बात, कहां से कह रहे हैं? मैंने कहा है अगर रीढ़ की हड्डी टूटती है देश की तो देश टूटता है, तो आदमी पंगु हो जाता है। और मेरे को खुशी है। अच्छा, आप मुझे बताइए, पिछले 20 साल में आपकी सियासत कितनी टूट गई है? बंगाल में आप कहां चले गए पता नहीं, त्रिपुरा में आपकी सरकार साफ हो गई। जो एक जलवे जलाल था आपका 2004 के अंदर, जब आपकी 60 सीटें आई थी, वहां से आज आप कहां आ गए? यही टुकड़े टुकड़े की बात करके 2015-16 में आपने कन्हैया कुमार के थ्रू सबसे बड़ा प्लान खेला, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आज आपका हश्र क्या है? उस कन्हैया कुमार का हश्र क्या है? आंदोलन चल रहा है
और वो किसान आंदोलन देश को इकट्ठा कर रहा है। एक सेकंड सर, ये किसान आंदोलन के नाम पर भारत के टुकड़े करने की कोप सपने में भी मत सोचना। अपने पैसे को इकट्ठा करके आप ये किसान आंदोलन की आड़ में भारत के टुकड़े की बात मत सोचिएगा, ये नावाजिब है, ये गलत है। रहना बंद करो। सुधांशु, अनुराग भदौरिया, सुधांशु शर्म आनी चाहिए। देखिए चोपड़ा साहब, आपने कहा आप इनके पैसे पे जिंदा जी रहे हैं। आज वामपंथी दलों के मेरे को मालूम है, आपने तोड़ मरोड़ के बात की। मैंने बताया जनाब, आप एक तथ्यात्मक जवाब दे दीजिए देश की, जिसके बिना देश एक नहीं हो सकता। चोपड़ा साहब, और हमने उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया है। हाँ चलिए, इसी से पता लगता है कि लेफ्ट की लोकप्रियता कितनी है। इतनी लोकप्रियता है, जरा आप ट्विटर की फीड उड़ा के देखिए। पब्लिक कह रही है कि भारत एक है और एक रहेगा, ना टूटेगा ना झुकेगा, और किसान का सम्मान करेगा। लेकिन उसकी आड़ में जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत टूटने की बात करते हैं, उनकी सियासत टूट चुकी है, उनकी सियासत की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। आपकी सियासत टूट रही है, तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं कह सकते तुम। चलिए, अब कौन टूट रहा है, कौन मुड़ रहा है, ये तो चुनावों में पता लग ही जाता है। ओके सर, आपने अनुराग भदौरिया, चुनाव में एक सेकंड, चोपड़ा जी नॉन स्टॉप नहीं हो सकता ना आपका। कश्मीर में हारे हो, अच्छा ठीक है, कूड़ा कबाड़ खरीद के अरे भाई साहब डाल रहे हो। सर चोपड़ा जी शांत, आप बंगाल में जितने भी लोगों आवाज को इनकी अप डाउन भ्रष्ट का था, ओके आवाज अप डाउन, बीजेपी में ले आए हो। आवाज अप डाउन करिए, हो गया आपको मालूम है, आपकी बात हो गई, आपकी बात सुन ली चोपड़ा जी। बाकी मेहमान भी है ना, अनुराग भदौरिया भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। एक सेकेंड सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है जो लेफ्ट के नेता ने बात की वो वाजिब है? देखिए, वो चूंकि बुजुर्ग आदमी है, वो रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे। वो बोलते बोलते उनके शब्दों में नहीं जाना चाहिए। वो बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा था, क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी है। किसान की रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो टूटेगा, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा देश टूटे, और हमें पूरा विश्वास है कि इस देश का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान को प्यार करता है, वो एक रहने की बात करता है। चलिए, आप कानून पर आते हैं। पिछले 6 महीने से ये कानून लागू है, इस कानून से किसको कितनी समस्या हो रही है, जरा समझाइए जरा। देखिए, समस्या है। सही बात तो ये है कि देखिए, अच्छी तरह से बहुत देखो, आप बिहार में तो एमएसपी इन्होंने रखी नहीं है, तो क्या किसान वहाँ अमीर हो गया? क्या किसानों का पैसा आ गया? एक उदाहरण दीजिए कि किसी किसान की जमीन चली गई हो इस कानून के बाद, कोई उदाहरण दीजिए। अरे अभी तो शुरुआत है। क्या हुई है 6 महीने मेरी बात नहीं समझे। अरे मेरी बात ही नहीं समझे। 6 महीने में बीएसएनएल को खत्म होने में कितने साल लगे बीएसएनएल को खत्म होने में? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि 7-8 साल में खत्म हुआ। 6 महीने में किस किसान की जमीन गई है? अरे तो 6 महीने में नहीं, 6 साल में चली जाएगी। जैसे बीएसएनएल खत्म हो गया, 6 महीने में बीएसएनएल का कुछ नहीं हुआ था, साल भर तक कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे आज की डेट में बीएसएनएल के पास 4G का लाइसेंस भी नहीं है, 3G है उनके पास। इसके लिए बीएसएनएल का बहाना चाहिए। किसान की बात कर रहा हूं मैं, बीएसएनएल की बात नहीं कर रहा, मंडी खत्म हो जाएगी। सुन तो लीजिए, इसी तरह मंडी खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद। उसके बाद 6 महीने में कौन सी मंडी खत्म हुई है, बताइए ना। सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात तो सुन लूं, मैं अपनी बात कह लूं, उस पर आप अपनी बात तो सुनिएगा कार्यक्रम के बाद। अभी आप कहिए अपनी बात। सुन तो लीजिए, किसान की बात कर रहा हूं मैं। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा कि जब भी आप किसी डिबेट में जाए तो कम से कम 42 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई है, उनके पहले थोड़ी संवेदनाएं दे दिया करें। आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं बिना उनको संवेदनाएं दिए। कम से कम 42 किसानों की मौत हुई है, और आप उसको इसमें हल्के मत लीजिए। और आज राजनाथ सिंह भी कह रहे थे मैं किसान का बेटा हूं। 32 दिन बाद उनको किसान का बेटा होने की याद आई, और कह रहे हैं उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। किसानों की इतनी हमदर्दी है, किसानों के बेटे हैं, तो वहां पे किसान ठंड में ठिठुर रहा तो क्यों नहीं जाते राजनाथ सिंह जी वहां पे मिलने के लिए? क्यों नहीं वहां उनके साथ जाके बैठते? किसान के बेटे हैं तो किसानों का सम्मान कीजिए, कि खाली बोलने के लिए टीवी पे बोल दिया हम किसान के बेटे, बस बात खत्म हो गई। अरे उसको दिखाइए भी तो, उसका तड़प पता भी तो चलनी चाहिए। 2 रात रुकिए तो सही किसानों के साथ, तब तक पता चलेगा ना किसान के बेटे हैं। माने कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, कोई संवेदनाएं नहीं बची है किसानों के लिए। ये किसान जो देश का सम्मान स्वाभिमान है, जो उन्होंने बोला रीढ़ की हड्डी है, और किसान हमारा अन्नदाता है, जिसके बारे में आप बार बार बुला के मीटिंग करते हो। एक बार जाके खुद ही मीटिंग कर लो। मुझे पूरा विश्वास 4 तारीख को आपने राजनाथ सिंह पर हमला कर दिया कि वो किसान के बेटे हैं, पास जाके मीटिंग करेंगे। ठीक है, एक सेकंड हुआ। अब अनुराग जी, आप तो रेलगाड़ी चला देते हैं, रुकना भी पड़ता है ना, रुकना भी तो पड़ता है। मैं कह रहा हूँ 4 आपकी ट्रेन तो इतनी तेज चलती है कि
एक मिनट सुन तो लीजिए। शताब्दी राजधानी को भी मीट कर दे। 4 तारीख को जो 4 जनवरी को मीटिंग बुलाई है, मुझे पूरा यकीन है इस बार किसान ना आके शायद मंत्री लोग चले जाएं किसानों से मिलने के लिए कि चलिए आपके यहाँ खाना खाएंगे, आप दे रहे हैं। ओके, मैंने आपसे पूछा था 6 महीने का कोई एग्जांपल बताइए, वो आपने नहीं बताया। सुधांशु, अरे 6 महीने नहीं, साल भर में हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है सर। अच्छा, शुरुआत है। अभी धान 1700 रुपए का 1000 रुपए में बिका है, 1100 रुपए बिका है। अनुराग जी 1700 रुपए। अब आपने इतना कुछ बोला, अब आपने 2.5-3 मिनट बोला। अनुराग जी हुआ धान सस्ते में बिका बोला, एमएसपी में भी नहीं बिका। रुकना भी पड़ता है, मंडी में कोई आया नहीं, मंडी में ऑफिस एफसीआई आई नहीं, कोई बैठा नहीं, तो बेचारे उनको बिचौलिया खरीद के चले गए उनका। अच्छा सर, ये अब मैनपुरी कन्नौज का मंच तो है नहीं कि आप बोलते रहेंगे दूसरे। मैनपुरी कन्नौज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए, महाराष्ट्र में क्या बिक गया? महाराष्ट्र में बिका, मैं पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में बिका, राजस्थान में बिका, मक्का बिकी, मैं पूछ रहा हूँ, बता दे मुझे। 1800 के रेट में 1100 रुपए में बिकी, 1200 रुपए में बिकी। सर बिहार में बिकी, मैं बिहार की बात कर लीजिए। अनुराग जी उत्तर प्रदेश बिल्कुल बिहार में तो मंडी काफी समय से नहीं है, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, केरल में भी एपीएमसी की मंडी कई वर्षों से नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अब हुआ अनुराग जी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, माफी के साथ। बोलिए सुधांशु। देखिए, किसानों की किसी भी कारणवश मृत्यु हो तो यह दुख का कारण है, मगर अनुराग जी आपको पता है पिछले 30 वर्षों में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। किसी परिस्थिति में उनकी डेथ नहीं हुई है। कहाँ की है सबसे ज्यादा? कहाँ की है बताइए, राज्य बताइए। नहीं आप बताइए, आप बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा किया है? नाम बताइए। नहीं नाम बताइए कि हमारी सरकार नाम बताइए, किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है? जाहिर कीजिए, किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है? आंख नीचे करके बात करिए। हमारे यहाँ शर्म से इसको प्राउडली बोल रहे हैं, कमाल की बात है। बधाई हो आपको, ताली से मैं बधाई करना चाहता हूँ। लीजिए खड़े होके हम आपको बधाई दे रहे हैं, लीजिए खड़े हो गए। क्या आप बड़े प्राउड से कह रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या की? अरे सर, सरकार आपकी है और आप बकवास न करिए, बताइए किन राज्य में किसान ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है? बताइए। खड़े होने से काम नहीं चलेगा, यार जवाब देना पड़ेगा। खड़े होकर किन राज्यों में की? देखिए मैं आपसे नाटक से काम नहीं चलेगा। अरे पूरा देश किसका है? देश में किस राज्य में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बाएं दाएं मत भागिए, बाएं दाएं मत भागिए। किन राज्यों में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है? देश में सरकार किसकी है? राज्यों में आंदोलन चल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या भूल रहे हैं? देश में सरकार आपकी, आप भूल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी। अनुराग नॉट फेयर। अनुराग आप उनको 20 सेकंड नहीं बोलने दे रहे। अनुराग मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बोलिए सुधांशु, बोलिए। नहीं गिनाएंगे, केरला चले जाएंगे, कमाल की बात है। अरे केरल भी भारत में ही है ना? केरल भारत से बाहर है क्या? तो इनसे हाँ, तो इनको याद दिलाओ। एक सेकंड सर अनुराग प्लीज होल्ड ऑन। बोलिए सुधांशु। हाँ मैं बोलता हूं। देखिए, किसानों की सर्वाधिक आत्महत्या कहां होती है? बाकायदा आंकड़ा है, कोई जाके चेक कर सकता। सर्वाधिक महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। यहां सबसे बुरी स्थिति में है किसान। और विगत 3 दशकों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उन किसानों का दर्द क्यों नहीं दिखाई पड़ता भाई? अनुराग जी जब बोलते, अरे इनकी पार्टी के नेता तो धरती पुत्र थे, वो भी किसान नेता थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। इनकी पार्टी के प्रथम परिवार का एक सदस्य बताइए जिसके पास करोड़ों की संपत्ति ना हो, और सब किसान थे। तो भाई वो किसान अलग है। एक किसान वो भी है जो ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियों में जो डायरेक्टर बने हुए हैं, वाड्रा जी, वो भी एक किसान है। तो किसान के नाम का कैसा उपयोग किया जा रहा है, यह देखिए। किसान इस देश की रीढ़ है। यहां पर मैं मानता हूं जो कुछ कहा सुनील चोपड़ा जी ने, मगर उसी को पंचर करने का प्रयास जो किया जा रहा है वह सर्वथा अनुचित है। क्योंकि मैं फिर विनम्रता से कहता हूं कि ये बताइए, जब सरकार खुले मन से हर चीज पे बात करने को तैयार है, आप कह रहे हैं हम रिटर्न गारंटी नहीं मानेंगे, हमें तो कानून चाहिए। मैं अमीश जी पूछता हूं, जो हम लोग पैसा यूज करते हैं, रुपया नोट, 100 रुपए का नोट किसी को देते हैं, उसे क्या लिखा रहता है? रिटर्न गारंटी तो लिखी रहती है कि गवर्नर आरबीआई, यह मैं वचन देता हूं धारक को कि 100 रुपए दे रहा हूं। वो पार्लियामेंट से पारित इनेक्टेड तो नहीं है। जो आप चेक बैंक पे डिपॉजिट करते हैं वो भी क्या है? गारंटी तो है ना कि ये पैसा दिया जा रहा है। इसलिए व्यर्थ के विवाद खड़े करना और केवल समस्या क्रिएट करने के लिए खड़े करना। और अनुराग जी जैसी पार्टी के लोग, अब बताइए, इनके जमाने में कृषि विकास दर क्या थी? 3%। बुंदेलखंड विकास निधि का पैसा नहीं खर्च कर पाए क्योंकि विभागों में आपस में बंदरबाट नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश को मिला, सारा खर्च कर दिया। उत्तर प्रदेश को मिला, खर्च नहीं हो पाया। अनुराग बोलिए, आप 10 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी से, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। आप प्रधानमंत्री जी के गांव का नाम पता है आपको?
आपको आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनके गांव का नाम पता है? चलिए उनका छोड़िए, चलिए आप बता दीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उनके गांव का मालूम है आपको? गांव का नाम बताइए। नहीं, हमारी पार्टी में अपने गांव के लिए सब कुछ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं पता? अरे भैया, हमारे पार्टी में हमारी पार्टी में अपने गांव में स्टेडियम, अपने गांव में एयरपोर्ट, अपने गांव में महोत्सव, अपने गांव में फिल्मी सितारे, अपने गांव में एयर स्ट्रिप, ये नहीं होता है। हमारे गांव में 24 घंटे बिजली और पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अपना पराया कहीं तो भेद है हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में। इसलिए सैफई को आप मैं, जानते हैं, मेरा गांव, इसलिए सैफई को आप मेरा जानते हैं, मेरा परिवार, पूरा देश सैफई को जानता है, क्योंकि सैफई एक गांव है और गांव में आज भी उनके चाचा ताऊ सारे खेती करते हैं। गांव में आज भी आदरणीय नेताजी रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी रहते हैं, इसलिए आप सैफई को जानते हैं। इसलिए हमसे बात करिए गांव के बारे में। आप गांव का नाम नहीं जानते अपने नेताओं का, तो इसका मतलब उन्होंने गांव के बारे में किया नहीं। बताइए, लोग जानते हैं राजनाथ सिंह का गांव का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के गांवों में आपने बनाया स्टेडियम, बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सिर्फ एक ही गांव है आपके लिए, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे कि सैफई के थे कि सिर्फ अपने गांव में सब कुछ होना चाहिए? हजार हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने गांव में, यही है अपना पराया। मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी बहू, मेरा गांव, यही तो किया। सैफई जंगल होता था और पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता है। मेरा भाई, मेरा भतीजा है पंकज सिंह का है, क्या लगते हैं रिश्ते में? अरे होली नहीं है भाई, अनुराग भदौरिया, होली का कार्यक्रम नहीं है। अनुराग भदौरिया, ये होली का कार्यक्रम नहीं है। अनुराग भदौरिया, ये होली का कार्यक्रम नहीं है। भदौरिया जी का कुछ संतुलन बिगड़ गया। क्या कर रहे थे आप अभी कार्यक्रम के अंदर? कभी खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कभी नृत्य कर रहे हैं। कौन है ज्योतिरा सिंधिया? कौन है जिसको लाए हो आप अपने यहाँ? लेकिन चलिए, साल के अंत में, साल का अंत है, मुझे लगता है कि अखिलेश जी भी थोड़ा मुस्कुरा दिए, सुधांशु जी भी थोड़ा मुस्कुरा दिए, अखिलेश जी भी थोड़ा मुस्कुरा दिए परफॉर्मेंस देख के अनुराग भाई की, और संगीत रागी को भी मुस्कुराना आ गया। चलिए, साल का अंत होने जा रहा है। 2020 ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा टफ ईयर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया ने थोड़ा माहौल को लाइट करने की जरूर कोशिश करी है। इसको तो देखकर आप भी खुश होंगे संगीत रागी और अखिलेश जी। एक एक रिएक्शन आपका भी ले लेता हूं मैं इस पे। प्लेयर ऐसे हो, नहीं, देखिए अमीश जी, मैं खुश इसलिए होता हूं कि कई बार मैं देखता हूं कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सेल्फ गोल करते हैं। अनुराग भदौरिया हमेशा सेल्फ बेचारे गोल कर लेते हैं। मुझे तो ये सेल्फ गोल नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि वो इतने टेंशन के माहौल में क्या क्या होता था। मैचों में चीयर लीडर्स भी होते हैं, कुछ चीयर लीडर्स भी होते हैं भाई, जीते पाते चीयर लीडर होते हैं। अरे हम तो हिंदुस्तानी हैं, प्यार मोहब्बत से जीते हैं, आपकी तरह भारतीय जनता पार्टी। अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड, 2 सेकंड, अनुराग भदौरिया रिलायंस फ्रेश को जब संगीत रागी आपकी आपने अपनी बात को रखा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अखिलेश जी, उससे 5 सेकंड में आप अपना रिएक्शन दे दीजिए जरा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि हंसी आ गई, मजाक आ गया, सब लोग थोड़ा लाइट मूड में आ गए। जैसी एंकरिंग होती है वैसी ही बहस होती है। अगर एंकर गंभीरता से बहस कराएगा तो बहस गंभीरता की होगी, और एंकर यदि आए बाएं सा ईरान तुरान करेगा तो बहस वैसी होती रहेगी। इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा, सच्चाई बड़ी कड़वी। हाँ, सच्चाई बिल्कुल आप कह रहे हैं। एंकर सबकी जुबानें जाके कंट्रोल करे, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्यों रोके। नहीं कंट्रोल करते? एंकर का ये काम है। आप ही तो चलिए, बहुत आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, फिर आपका और ज्ञान सुनेंगे। अखिलेश जी, ब्रेक ले रहा हूँ।